जय हिंद विद्यार्थियों। हमने अपने पिछले वीडियो में मांग की लोच तथा इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं, किंतु जो NCERT की बुक है उसमें 3 श्रेणियों के बारे में ही समझाया गया है। आज हम सभी 5 श्रेणियों का अध्ययन करेंगे तथा शेष जो 2 श्रेणियां हैं उन्हें क्यों नहीं बताया गया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक देखें ताकि आपको श्रेणियों के संबंध में सही ज्ञान हो सके। तो विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच की 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम है पूर्णतया लोचदार मांग। इस लोच का जो मान है वह अनंत होता है। दूसरा है अत्यधिक लोचदार मांग। यहाँ पर जो मांग की लोच है वह 1 से अधिक होती है। तीसरी जो है वह है लोचदार मांग। मांग की इस श्रेणी में लोच का मान 1 होता है या इसे हम 1 के बराबर लोच कहते हैं। चौथी जो है वह है बेलोचदार मांग। यहाँ पर मांग की लोच 1 से कम होती है। 5वीं पूर्णतया बेलोचदार मांग, अर्थात इसमें जो मांग की लोच है इसका मान 0 होता है। तो जो NCERT की 12वीं की बुक है उसमें मांग की दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों के बारे में ही बताया गया है। पहली श्रेणी तथा 5वीं श्रेणी, चूंकि ये दोनों ही श्रेणियां जो हैं ये किसी अर्थव्यवस्था की काल्पनिक स्थिति है, किसी वस्तु के बाजार की काल्पनिक स्थिति है, इसलिए इसे शायद पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। आपको मालूम है कि मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हम किसी वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन में उसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात करते हैं, अर्थात EP बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा P। यहाँ पर डेल्टा Q क्या है? ये मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अर्थात प्रतिशत में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा P है कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। EP ये मांग की कीमत लोच के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिए यहाँ पर EP का प्रयोग हुआ है। आइए हम बात करते हैं मांग की लोच की जो पहली श्रेणी है, पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग कब होगी? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। यानी कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो लेकिन मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कही जाती है। इसका जो मांग वक्र है वह हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये X अक्ष पर मांगी गई मात्रा को लिया गया है तथा Y अक्ष पर उस वस्तु की कीमत को लिया गया है। यहाँ पर जो मांग वक्र है DD, यह मांग वक्र कैसा है? ये आधार रेखा यानी X अक्ष के समानांतर है। ये क्यों है? देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि वस्तु की जो कीमत है वह P है और P कीमत पर वस्तु की मांग है OQ। यहाँ पर आप देखें कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत P से P1, अर्थात यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग की मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए तब हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। और चूंकि यहाँ पर जो मांग की लोच है अर्थात मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कितना है? ये अधिक है तथा कीमत में होने वाला परिवर्तन 0 है, इसलिए यहाँ पर जो मांग की लोच है वह कैसी होगी? अनंत या इन्फिनिटी होगी। अर्थव्यवस्था में या किसी वस्तु के बाजार में यह जो स्थिति होती है यह काल्पनिक स्थिति होती है। दूसरा जो है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग यानी किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन
उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होती है, लेकिन मांग में वृद्धि 25% हो जाए, यानी यहाँ पर कीमत में होने वाली कमी जो है वह 10% है, लेकिन मांग में होने वाली जो वृद्धि है वह 25% है। तो ऐसी स्थिति में हम वस्तु की मांग को क्या कहेंगे? अत्यधिक लोचदार मांग। इसका जो मांग वक्र है इसे समझते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अत्यधिक लोचदार मांग वाली वस्तु का जो मांग वक्र है ये डी से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर भी हमने एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा को लिया तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत है वह है ओ पी तथा जो प्रारंभिक मांग है वह है ओ क्यू। यहाँ पर आप देखें कि वस्तु की जो कीमत है वह P से कम होकर P1 हो जाती है। चूँकि ये यहाँ पर ये जो डॉट डॉट वाली रेखा है ये बाद वाली कीमत है और ये पहले वाली कीमत से 10% कम है। तो यहाँ पर मांग में कमी 10% की हुई, किंतु जो मांग है पहले OQ थी वह बढ़कर हो जाती है OQ1, अर्थात इसमें QQ1 की वृद्धि हो जाती है और यह वृद्धि कितनी है? 25% है। यानी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से जब मांगी गई मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो तब हम उस वस्तु की मांग को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर आप देखें EP अर्थात मांग की लोच बराबर वस्तु की मात्रा में होने वाला परिवर्तन 25% बटे वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन 10%, और 10 से हम इसमें भाग करें तो ये मांग की लोच आती है 2.5। यहाँ पर मांग की लोच 2.5 है, अर्थात 1 से अधिक है। तीसरी जो स्थिति है, तीसरी जो श्रेणी है, लोचदार मांग। लोचदार मांग हम कब कहेंगे? जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार कही जाती है। लोचदार कब हम कहेंगे? जब वस्तु की कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उसकी मांग की मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन हो। ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच है वह इकाई के बराबर होती है, इसलिए इसे इकाई के बराबर लोच भी कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कीमत में वृद्धि होती है 10% तथा कीमत में 10% वृद्धि के फलस्वरूप मांग में कमी होती है 10%। तो मांग की लोच, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन 10% तथा कीमत में परिवर्तन 10%, अर्थात EP बराबर आ गया 1। यानी यहाँ पर मांग की लोच जो है वह इकाई के बराबर है। मांग वक्र देखें, यहाँ पर ये DD मांग वक्र है और यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो मांग वक्र है ये अपने दोनों सिरों पर, यानी DD जो दोनों बिंदु हैं DD वक्र के जो सिरे हैं यहाँ पर X अक्ष तथा Y अक्ष से ये 45 अंश का कोण बनाता है। क्यों बनाता है ये भी देख लें। यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में वस्तु की कीमत है OP तथा वस्तु की इस कीमत पर मांग है OQ। अब मान लीजिए कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होकर के कीमत हो जाती है P1 यानी OP1, यानी वृद्धि कितनी हुई यहाँ 10%, P से P1, तो ये 10% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर देखें मांग में कितनी कमी हुई है। पहले मांग थी OQ, बाद में मांग हो गई OQ1, तो मांग में कमी हुई 10%। तो जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में मांग में भी कमी हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोच भी इसे कहते हैं। चौथी जो स्थिति है या चौथी श्रेणी जो है वह है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग कब कही जाएगी? जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी यहाँ पर मांग में होने वाला जो आनुपातिक परिवर्तन है कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। उदाहरण दे देखें, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई
40%, लेकिन मांग में कमी हुई केवल 10%। तो यहाँ पर मांग में होने वाली जो कमी है वस्तु की कीमत वृद्धि के अनुपात से बहुत कम होती है। इस प्रकार की जो लोच है यह अनिवार्य वस्तुओं की होती है। अनिवार्य वस्तुओं की लोच ऐसी क्यों होती है, बेरोजगार क्यों होती है? क्योंकि आप उन वस्तुओं के उपभोग करना उनका बंद नहीं कर सकते। आप उनकी मात्रा में कमी अवश्य कर सकते हैं, किंतु आपको उनका उपभोग करना ही होता है। जैसे अनाज, दालें, खाद्य तेल, शक्कर, इस तरह की जो वस्तुएं हैं ये अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। तो आइए बेलोचदार मांग के मांग वक्र को हम इस उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में कमी 10% है तथा कीमत में वृद्धि 25% है। तो मांग की लोच बराबर 10% बटे 25%। यहाँ 25 से हम इसको 10 को विभाजित कर दें तो ये आता है 0.4, अर्थात 1 से कम। तो इस स्थिति में जो मांग की लोच होती है वह 1 से कम होती है। मांग वक्र देखिए, मांग वक्र ये डी मांग वक्र है। यहाँ पर प्रारंभिक कीमत है OP तथा प्रारंभिक मांग है OQ। वस्तु की कीमत में वृद्धि OP से OP1 हो गई। वस्तु की कीमत OP1 हो गई, अर्थात वृद्धि P1 हो गई जो 25% है। 25% वृद्धि के बावजूद जो मांग है वह केवल 10% ही कम होती है। पहले OQ मांग थी, अब OQ1 हो गई। मांग में कमी कितनी आई? Q1 जो 10% है। तो जब वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम हो तब मांग की लोच बेलोचदार कही जाती है तथा मांग की लोच 1 से कम होती है। पांचवी जो श्रेणी है पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ऐसी दशा को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो लेकिन मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, तब यह पूर्णतया बेलोचदार मांग कही जाएगी। यहाँ पर जो मांग की लोच है यह शून्य होती है, E बराबर 0 होती है। यह स्थिति भी पहली स्थिति की भांति काल्पनिक होती है। काल्पनिक क्यों होती है? क्योंकि व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता कि वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो और मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो। तो यह स्थिति भी काल्पनिक कही जाती है। यहाँ पर मांग वक्र कैसा होगा देखिए, मांग वक्र DD ये जो है आधार रेखा पर लंब है, यानी ऊर्ध्वाधर है तथा y अक्ष के समानांतर है। यहाँ पर जो प्रारंभिक कीमत है वह है OP तथा जो प्रारंभिक मांग है वह है OD या OQ या PQ इसकी प्रारंभिक मांग है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होकर के कीमत हो गई P1, यानी कीमत में वृद्धि हुई P1, किंतु यहाँ पर आप देखें कि मांगी जाने वाली वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ Q1 भी जो है ये एक ही रेखा पर स्थित है, अतः यहाँ पर मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, पूर्णतया बेलोचदार मांग को हम मांग वक्र के माध्यम से समझते हैं कि इसका मांग वक्र कैसा होता है। देखें, यहाँ पर हमने x अक्ष पर मांगी गई मात्रा को लिया तथा y अक्ष पर लिया है वस्तु की कीमत को। प्रारंभिक कीमत है OP तथा जो प्रारंभिक मांग है वह है PQ या OD। यहाँ पर जो मांग वक्र है DD, ये मांग वक्र कैसा है? ये y अक्ष के समानांतर है तथा x अक्ष पर लंबवत है। क्यों है? क्योंकि जब आप देखें कि यहाँ पर कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है तब भी वस्तु की जो मांग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पहले की तरह ही PQ मांग बनी रहती है। तो जब कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो तथा मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो तब ऐसी मांग को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं।
यहाँ पर देखें आप ई पी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। यहाँ पर वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन शून्य है तथा इसमें हमने भाग दिया कीमत में होने वाले परिवर्तन से, इसको प्रतिशत में नहीं लिया, लेकिन यह अधिक है। इससे जब हम शून्य में या किसी भी संख्या से जब हम शून्य में भाग करते हैं तो भागफल शून्य ही होता है। अर्थात यहाँ पर जो मांग की लोच है वह कैसी है, ई पी बराबर शून्य। तो यह स्थिति भी जो पहली स्थिति है अर्थात पूर्णतया लोचदार मांग के समान ही यह भी काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी कुछ ना कुछ मात्रा में परिवर्तन अवश्य होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कीमत में बहुत परिवर्तन हो जाए और मांग में कोई परिवर्तन ना हो। इसी तरह पूर्णतया लोचदार मांग में भी ऐसा कभी नहीं होता, कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो और मांग अत्यधिक परिवर्तित हो जाए। तो ये दोनों ही स्थितियां काल्पनिक स्थिति कही जाती हैं। तो विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि जो मांग की लोच की ये 5 श्रेणियां हैं, इन 5 श्रेणियों में से जो पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग है, इसे एनसीईआरटी की बुक में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन जानकारी के लिए हमने ये आपके सामने रखा, आपको समझाया। आशा है आज के इस वीडियो से आप मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य सहपाठियों के साथ तथा इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहें, जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई में सहायता मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।